देश एक चुनाव पर समिति ने जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंप दी है और इसकी जो सिफारिशों से जुड़ी हुई कॉपी है वो इस वक्त हमारे पास मौजूद भी है। टीवी 9 भारत वर्ष पर एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एक देश एक चुनाव पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी गई है। रामनाथ कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी पिछले साल, उसने 18,000 से ज्यादा पन्नों की यह रिपोर्ट अब राष्ट्रपति को सौंप दी है। संविधान के 5 अनुच्छेद में संशोधन की सिफारिश इस समिति ने की है। 18,000 से ज्यादा पन्नों की यह रिपोर्ट है जिसे अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया गया। तो समिति की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसकी जो सिफारिश है उसकी समरी की कॉपी इस वक्त हमारे पास भी मौजूद है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पर है वो कुछ आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कई सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है अब मैं आपके सामने उन्हें रखने जा रही हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 2 में साफ तौर पर लिखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडर्स, बिजनेसेस, वर्कर्स, academia, governments and all electors have highlighted the bane of frequent and intermittent elections। यानी साफ तौर पर कई सारे राजनीतिक दलों ने, उनके नेताओं ने, कई सारे बिजनेसेस ने, वर्कर्स ने, गवर्नमेंट के कई सारे लोगों ने इस बात को माना है कि बार बार इलेक्शंस कराना कितना ज़्यादा एक तरीके से बहुत प्रॉब्लमैटिक है। और ऐसे में कई सारे देश ऐसे यहाँ लिखा गया है, नॉट सरप्राइजिंगली a few countries have realized the significance of simultaneous elections for social, political and economic स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। यानी कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस बात को रियलाइज किया है, इस बात का उन्हें एहसास हुआ है कि समय समय पर चुनाव कराते रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसका कई बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दिक्कतें उससे पेश आती हैं। तो इसको लेकर बाकायदा कई सारी सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गई हैं। तो कुल मिलाकर इस पर आगे भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, देश इम्पॉर्टेंट है। देश के 140 करोड़ लोग इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोज़गार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहाँ से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहाँ से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतज़ाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहाँ से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आज़ादी के बाद काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहाँ बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको? क्या करेंगे उनका? ये मेरा प्रश्न था माननीय गृह मंत्री जी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। आपका यह कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को, जो आ चुके 2014 से पहले, उनको बसाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आना बंद हो गया? 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे,
अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए ये? आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? पूरे देश में कहां कहां आपने रोहिंग्यों को बसा रखा है? तो जो इतने एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठिए आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जो 2014 के पहले भी आए थे, हमारे देश के अंदर उनके अधिकार नहीं है। आप उनको नागरिकता देके अब सरकारी नौकरियों दी जाएंगी उनको। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर अब सरकारी नौकरियां दोगे आप, उनको उनके राशन कार्ड बनाएंगे हम लोग। आज दिल्ली के अंदर 72 लाख लोगों के राशन कार्ड हैं, वो कम पड़ते हैं। हम बार बार केंद्र सरकार को लिखते हैं, भाई हमारे दिल्ली के अंदर गरीब ज्यादा है, राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत दो। उनके राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत नहीं देते और पाकिस्तान से लाके उनके राशन कार्ड बनाओगे आप, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों का। ये तो सही नहीं है। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। सरकारी पैसा हमारा पैसा है, सरकारी पैसा 140 करोड़ लोगों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। पाकिस्तानियों ने टैक्स नहीं दिया, बांग्लादेश के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इस देश के लोगों ने टैक्स दिया। इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहां लाके उनको बसाने में खर्च करना चाहते हो। यह मंजूर नहीं है इस देश के लोगों को। कृपया इसको, मैं पूरी विनम्रता के साथ बोल रहा हूं कि कृपया इसको समझने की कोशिश कीजिए। और मैं देश के लोगों से जानना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, जो ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? और इस बीच एक बार फिर से रुक करने जा रहा है अपनी बड़ी कवरेज का एक देश एक चुनाव पर बड़ी जानकारी आपके सामने रखेंगे। बताएंगे आपको कि क्या इसको लेकर समिति की सिफारिशों में साफ तौर पर कहा गया है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं, सरकार गिरी तो बचे कार्यकाल के लिए चुनाव, अगर 1 साल बाकी तो नई सरकार 1 साल तक होगी। कई बड़ी बातें समिति की सिफारिशों में साफ तौर पर कही गई है। राष्ट्रपति को रिपोर्ट इस समिति की तरफ से भेज दी गई है। पिछले साल सितंबर में इस समिति का गठन हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष हैं और कई महत्वपूर्ण लोग इस समिति का हिस्सा हैं और साफ तौर पर इसमें कई बातें कही गई हैं। एक देश एक चुनाव पर यह बड़ी खबर आपके सामने है। 1 साल बाद फिर से चुनाव, सरकार चुनी जाएगी। तमाम सिफारिशें इसमें कुल मिलाकर दी जा रही हैं। अगर 1 साल बाकी तो नई सरकार 1 साल तक होगी। कई महत्वपूर्ण बातें इस समिति की रिपोर्ट में कही गई है, जो सिफारिशें दी गई है। पीयूष पांडे से ही ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु जो है साफ तौर पर उनका उल्लेख किया गया है, तो क्या कुल मिलाकर ये माने इस रिपोर्ट में ये भी साफ किया गया है कि 2029 यानी जब हम अगले लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तब तक 1 नेशन 1 इलेक्शन की इस थ्योरी को हम उतरता हुआ देख लेंगे ग्राउंड पर? देखिए, बिल्कुल ऐसा तब हो सकता है जब सरकार इस रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार कर ले और इसे लागू करे। मसला ये है कि रिपोर्ट में अहम बातें कही गई हैं, खासतौर पर 5 अनुच्छेदों में संशोधन की बात कही गई है। इसमें सबसे अहम आर्टिकल 356 है, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और इसमें कहा गया है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होते हैं, उसके बाद किसी भी तरह से किसी भी विधानसभा का टर्म पहले ही वहां पर सरकार गिर जाती है और टर्म पूरा नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिफारिश करेगा कि अमुक राज्य में उतने वक्त के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और वो उसके बाद जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा चुनाव से मैच करेगा वो तारीख, और तब फिर साथ ही चुनाव होंगे। तो ऐसी बहुत सारी सिफारिशें की गई हैं और इन सिफारिशों के आधार पर ही सरकार अब आगे बढ़ेगी एक देश एक चुनाव के मामले में, एक राष्ट्र एक चुनाव के मामले में, क्योंकि कई सिफारिशें पहले भी इस मामले में की गई और उन सब पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने विचार किया और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनसे भी बातचीत की और
साथ ही विशेषज्ञों से भी इस पहलू पर रिपोर्ट तैयार करने से पहले बात की गई। बहुत बड़ी रिपोर्ट है और इसमें हर एक पहलू पर विचार किया गया है। सबसे अहम बात इसमें यही है कि अगर किसी भी विधानसभा का टर्म पूरा नहीं हो पाता है और सरकार पहले गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, या फिर लोकसभा में ऐसा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो कुल मिलाकर के जो आर्टिकल 356 है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, उसके बाद ही ये जो रिपोर्ट है एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बताना जरूरी हो जाता है। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। इसमें बड़ी खबर इसी रिपोर्ट से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ, कई ऐसी सिफारिशें इस रिपोर्ट की हैं जिसको लेकर जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा निगम पंचायत चुनाव, पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट होगी। सिफारिशों में ये बात भी कही गई है। तो जो समिति की रिपोर्ट है एक देश एक चुनाव को लेकर, इसमें क्या कुछ सिफारिशें हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये देखिए, लोकसभा विधानसभा पंचायत चुनाव साथ कराने पर ज्यादातर राजनीतिक दल सहमत है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है सभी चुनाव के लिए एक मतदाता सूची बनाई जाए, यानी एक ही लिस्ट बनाई जाए। इसको लेकर भी सिफारिश की गई है। संसद, विधानसभा, स्थानीय निकाय के लिए एक वोटर लिस्ट ही बनाई जाए, इस पर भी जोर दिया गया। समिति की इस रिपोर्ट में संविधान के 5 अनुच्छेद में हालांकि संशोधन की बात भी कही गई है, तभी एक देश एक चुनाव करा पाना संभव होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 174 और 356 में संशोधन हो, इसका जिक्र किया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के प्रावधान में संशोधन हो, इसका जिक्र भी कमेटी की सिफारिश में किया गया। जो 18,000 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसे राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो ये समिति है इसमें क्या कुछ कहा गया है, साफ तौर पर इसको लेकर ही हम बात कर रहे हैं। आमोद, आपका मैं रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ गया आमोद राय। आमोद, कुल मिलाकर यहाँ पर सिफारिशें जो है वो 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसमें बड़ा चैलेंज होगा जिसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिपोर्ट पे मेंशन जरूर किया गया होगा कि इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या होंगे। जब आप एक देश एक चुनाव का जिक्र करते हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक एस्पेक्ट्स क्या रहने वाले? बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट में बहुत बारीकी से एक एक चीज़ का वर्णन किया गया है और पूरी कमेटी ने तकरीबन 3 से 4 महीना मशक्क़त किया है और हर एक पार्टी से कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो संविधान के विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा की गई है। इसके अलावा जो विधि आयोग के लोग हैं उनसे चर्चा की गई है और जो लॉ कमीशन के लोग हैं उनसे भी चर्चा की गई है और जो स्टेक होल्डर हैं उन सभी से चर्चा करने के बाद ये एक रिपोर्ट बनाई गई है और इसको आज राष्ट्रपति को सौंपा गया है। निश्चित तौर पे इसके जो फिनेंशियल एस्पेक्ट हैं उस पर भी इसमें चर्चा है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे भी चर्चा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात अभी पीयूष जिक्र कर रहे थे कि इसमें क्या क्या चेंजेज करने होंगे, संविधान संशोधन करना होगा, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, आर्टिकल 356 में दी गई शक्तियों का थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा और कई ऐसे बदलाव हैं जो करना निहित जरूरी हो जाता है। लेकिन साथ ही जो प्रैक्टिकल एक समस्याएं आएंगी जो आगे आएंगी इसको लागू करने में, कि सारे राज्य इसमें तैयार होंगे क्या, सारे राज्य के लोग जो अलग अलग पार्टियों के होंगे एक साथ चुनाव कराने को तैयार होंगे क्या, क्योंकि इसमें कुछ लोगों का टेन्योर शॉर्ट होगा और कुछ लोगों का टेन्योर बढ़ेगा। तो आखिर ये कुर्बानी देने वाली बात जरूर राजनीतिक दल उठाएंगे कि कौन कुर्बानी दे। तो ये एक चैलेंज इसके अंदर जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन देखना है कि अब आगे सरकार मिलाकर इस रिपोर्ट पे साफ तौर पर नजर भी आया। एक बिंदु में साफ तौर पर स्पष्ट किया गया कि 47 पॉलिटिकल पार्टी से हमें रिस्पांस मिले, जिसमें से 15 को छोड़ दें तो 32 इसके समर्थन में नजर आई। तो कुल मिलाकर इस पर आगे क्या होता है इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं जो आ रही है बिहार से। एनडीए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। तो बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि यहां सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव बीजेपी ही लड़ने वाली है। चिराग पासवान को 5 सीट देने का फैसला किया गया। अपने लिए 5 सीटों की मांग चिराग पासवान कर भी रहे थे। इस पर पहले असमंजस बना हुआ था कि उनकी यह मांग पूरी होगी या नहीं, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार में तय हो चुका है। चिराग पासवान को 5 सीट देने का फैसला भी किया गया।
आइए तो बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो भी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये साफ हो गया है कि बीजेपी ही सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये है वो फॉर्मूला जहां बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू को 15 से 16 सीटें दी जा सकती है। एलजेपी की बात करें, चिराग पासवान 5 सीटें उन्हें मिल गई है, आरएसपी 1 और हम 1। तो यहां पर साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी 1-1 सीटें यहां पर दी जाएंगी। तो बिहार एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो आपके सामने हम रख रहे हैं और इसमें ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और एलजेपी चिराग पासवान अपने लिए जो मांग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इस बीच आपको बता देते हैं कि जब सहयोगियों की हम बात करते हैं तो वो अपने लिए जो मांग कर रहे थे, अब चिराग पासवान ने जो मांग की थी वो मांग पूरी हुई। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो सबके सामने थी, लेकिन अब साफ हो गया हाजीपुर सीट इनके कोटे में आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट और इसके अलावा जीतन राम मांझी, उनके दल को भी साफ कर दिया गया है। गया जीतन राम मांझी के लिए छोड़ी गई है। तो यानी एनडीए का जो बिहार का फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का वो बिल्कुल साफ हो चुका है। सहयोगी कौन कौन सी सीटों पर लड़ेंगे, कितनी सीटें उनके खाते में जाएंगी, इसको लेकर बिहार की जो तस्वीर है वो लगभग साफ हो चुकी है। तो कुल मिलाकर यहां पर एक नाराजगी जरूर दिखाई देगी, वो है पशुपति पारस की, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर वो लगातार अड़े हुए थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि कुछ भी हो जाए मैं हाजीपुर सीट नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यहां पर तस्वीर बदल गई है। बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो गया। आनंद प्रकाश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ भी रहे। अब आगे क्या, क्योंकि पशुपति पारस को लेकर अब खबरें आ रही हैं, वो पहले ही अड़े हुए थे कि हाजीपुर सीट पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। यहां पर कुल मिलाकर चिराग पासवान फायदे में नजर आ रहे हैं। अब पशुपति पारस की राह क्या अलग हो जाएगी आनंद, ये भी बड़ा सवाल है। जी देखिए, जिस तरह से आपने बताया बात सही है कि चिराग पासवान यानी कि चाचा पर भतीजा भारी पड़ा है। और चिराग पासवान को जो एनडीए की जो एलजेपी गुट की 5 सीटें थी उनको मिल गई है और पशुपति पारस का जो गुट है उनको एक भी सीट नहीं मिली है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि जो सबसे अहम सीट थी हाजीपुर, जहां सभी पशुपति कुमार पारस सांसद है, वो सीट भी चिराग पासवान के खाते में चले गई है। और चिराग पासवान खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो ऐसी सीट है जो कि रामविलास पासवान अपने जीते जी वहाँ चुनाव लड़ते आए थे। और जो भी उस सीट को लड़ता है माना जाता है कि रामविलास पासवान विरासत उसके साथ है। अब बीजेपी ने भी मान लिया है कि रामविलास पासवान के और एलजेपी की जो विरासत है चिराग पासवान के साथ है और चिराग पासवान का जो गुट है वही असली एलजेपी है। और ऐसे में 6-7% जो पासवान वोट्स है पूरे बिहार में बीजेपी का ये मानना है। सर्वे में ये दिखाया है कि वो सारे वोट जो है चिराग पासवान गुट के साथ ही हैं। और रही बात चाचा की, तो उनको ये कल बीजेपी के नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी, उनको ये भरोसा दिया गया था कि हम आपको या तो गवर्नर बनाएंगे या फिर राज्यसभा में आपको भेजेंगे, यानी ये उनको प्रस्ताव दिया गया। और साथ ही साथ प्रिंस पासवान जो कि पशुपति पारस के भतीजे हैं और उनके भाई पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान के बेटे भी हैं, वो फिलहाल समस्तीपुर सांसद है। उनको लेके कहा गया कि उनको भी भविष्य में बीजेपी एडजस्ट करेगी। लेकिन पशुपति कुमार पारस जो है नाराज बताया जा रहा है, क्योंकि उनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं आया। यही वजह है कि उन्होंने अपने जो संसदीय बोर्ड की बैठक है अपने दल की, उस बैठक को बुलाया है और उसमें हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला ले। लेकिन उनके पास विकल्प बहुत कम है, क्योंकि अगर वो कांग्रेस पार्टी या फिर आरजेडी के साथ जाते हैं तो उनके जीतने की गुंजाइश बड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो बीजेपी या सत्ताधारी दल के साथ रहते हैं तो भविष्य में उनके लिए कई संभावनाएं खुल जाएगी। तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है उसमें तमाम बातों पर विचार किया जाएगा, उसके बाद वो अपना फैसला करेंगे। हालांकि वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता यानी कि अमित शाह या जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात है, बातचीत हो जाए, फिर वो आगे का जो भी कदम होगा, बड़ा कदम होगा, वो उठाएंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला आपके सामने हमने रखा। केजरीवाल के खिलाफ शरणार्थियों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जो केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू शरणार्थियों ने ये प्रदर्शन किया है। दरअसल सीएए पर अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिए थे उस पर लोग गुस्सा है, नाराज है। सीएए पर दिए गए बयान पर माफी की मांग की जा रही है। अभी कुछ देर पहले भी आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से सीएए को लेकर अपने बयान को दोहराया और ये कहा है कि सीएए के आ जाने से देश का नुकसान है, क्योंकि इससे माइग्रेशन की समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से है, जहां पर सीएए का जिस तरीके से सीएए पर बयानबाजी हो रही है उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। केजरीवाल के बयान पर उनसे माफी की मांग की जा रही है। हिंदू शरणार्थी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप 3 तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं।
ये 3 तस्वीरें देखिए। गुस्से में हिंदू शरणार्थी अरविंद केजरीवाल के घर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और नागरिकता पर दिए बयान पर माफी की मांग भी उनकी तरफ से की जा रही है। तो केजरीवाल से माफी की मांग करते हुए ये हिंदू शरणार्थी अब उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीए पर हालांकि अरविंद केजरीवाल अपने बयान पर कायम नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इससे माइग्रेशन की समस्या बढ़ेगी, यहाँ के लोगों का रोजगार छिन जाएगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी तमाम इन आरोपों का जवाब भी दिया था। अब हमारे संवाददाता शिवांग की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पाकिस्तान और अन्य देशों से आए हुए शरणार्थी यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि सीएए कानून जो सरकार लेके आई है उस पर भ्रामक बयान देकर अरविंद केजरीवाल देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहां दिल्ली सरकार से इनको ये उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार भी इनके नागरिक, भारत के नागरिक बनने का समर्थन करेगी, वो भी आम आदमी पार्टी अब ये काम नहीं कर रही है और इसीलिए ये प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। आप कहाँ से आए और क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? हम पाकिस्तान सिंध हैदराबाद से आए, हमने भारत नहीं आए। हमें 13 सालों से हमें इंतजार था। श्री रामचंद्र ने भी 14 साल भी बंद छोड़ दिया था। हमने परिवार छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा, इसीलिए इसी भारत के लिए। केजरीवाल ने बोला है भाई इसी देश का ये लूटने आए, हम किसी का कुछ नहीं। केजरीवाल ने हमको चोर बोला कि उनसे माफी मंगवानी है। हम 13 साल हुआ है और ये जो केजरीवाल है ना, ये बोल रहा है ये घुसपैठी। अरे हमारे पास तो पासपोर्ट वीजा है, हम पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी है और हमें बोल रहा है तुम चोर हो। जो केजरीवाल गलत बयानबाजी जो कर रहा है हमारे खिलाफ, उनको ये बयान वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हमारे को रोजगार नहीं चाहिए, हमारे को नागरिकता चाहिए, हमारे को रोजगार नहीं चाहिए। 2011 में हम आए थे, हम हिंदू हैं, एहसान है, हम भीख मांगने वाले नहीं। हम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन में बड़ी तादाद में शरणार्थी महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। आप भी सुनिए केजरीवाल के किस बयान पर नाराज हुए हैं ये हिंदू शरणार्थी और माफी की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। संवाददाता शालिनी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये शिशु जो ड्रामा सेंटर है उसके बाहर इनको रोक लिया गया है। इनको जाना है सीएम हाउस तक, लेकिन इनको जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए कितनी संख्या यहाँ पर है और बस इनका ये कहना है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, पाकिस्तान में रह नहीं सकते। हिंदुस्तान में इस तरह की बात हमारे लिए कही जा रही है। आपका नाम क्या है? प्रहलाद। जो बयान दिया गया उसको उसके खिलाफ आप लोग सड़कों पर उतरे हैं। जो ये केजरीवाल ने हमारी तौहीन की है। हमारे जो मोदी ने हमारे को जो हकूक दिया है वो हमारे को मिलना चाहिए था, वो हमें मिला है। हमें कहता है चोर चक्के हो, आप डाकू हो। हमने कौन से डाका डाला? हमने अपना सनातन धर्म बचाया है। क्या धर्म बचाना गुनाह है? हमने अपना धर्म बचाना गुनाह है क्या? हाँ, हमने सनातन धर्म बचाया है और जीते रहेंगे, धर्म पे मरेंगे और धर्म पे रहेंगे। हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना धर्म हमें भ्रष्ट नहीं करना है। हमने अपने धर्म पे मरना है, धर्म पे जीना है, यही कहता हूँ मैं। धर्म पे मरना है, धर्म पे जीना है, क्या लिखा हुआ सीए कानून पर? भ्रामक बयान, केजरीवाल माफी मांगे। अरविंद केजरीवाल से हमारी तमाम यहाँ के जो सिंध पाकिस्तान से आए हुए जो दुखी परिवार हैं, बल्कि बहुत दुखी है। खुशी से कोई भी अपनी जन्मभूमि मैडम कोई नहीं छोड़ता है। कोई इतने वहाँ पर सताए हुए मुश्किल से यहाँ परिवार है, अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए क्या वो हमारे सीएम नहीं है? क्या दिल्ली के पूरे के सीएम नहीं है? सोचिए, कभी हमारे इतनी बाढ़ें आए, इतने दुख आए, हमें एडमिशन तक नहीं मिलता है। यहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटलों में हमें एडमिट नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हमारे आधार कार्ड क्यों नहीं बन रहे हैं? हमारी महिलाओं को कोई सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? हम जो सीनियर लोग हैं, जो 50 साल से ऊपर लोग हैं, कम से कम उन्हें 2-3 हजार रुपया इंसानियत के नाते मुकर्रर करे ताकि हमारा जीवन सुधार हो। हमारे छोटे बच्चों को कोई अच्छे से स्कूल में एडमिशन दे। हमारा अरविंद केजरीवाल सहारा बनिए। वो कौन तय करने वाले हैं कि ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू परिवार ये हमारे मित्र नहीं है? क्यों हम उनके मित्र नहीं हैं? उनको कैसे पता चल गया कि ये हमारे मित्र नहीं है? ममता सीए के नाम पर राजनीति न करें, यह उनकी तरफ से कहा गया। सीएम ममता बंगाली हिंदुओं का अहित न करें। ममता को शरणार्थी घुसपैठिए का फर्क नहीं पता।
बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। ये तमाम बातें अमित शाह ने कहा और कहा ममता सीएए को ना रोके। तो अमित शाह की तरफ से ममता बनर्जी को भी जवाब दिया गया है, जो लगातार सीएए का विरोध कर रही हैं। सीएए का विरोध असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं, उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार हमला बोला है। वैसे बताएं सीएए कैसे मुस्लिम विरोधी है? सीएए मुस्लिम विरोधी नहीं है, कहना अमित शाह का। जिन पर धार्मिक अत्याचार उन्हीं को सुविधा, जिन पर धार्मिक अत्याचार हो रहा है उन्हीं के लिए सीएए आया। मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, मेरा नाम लेकर के, ओवैसी जी एनपीआर भी आएगा, एनआरसी भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्वा शर्मा ये बोल रहे हैं कि सीएए कानून जब इम्प्लीमेंट होगा तो उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी। जिस पर और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज कर दिया गया है। सीएए पर भ्रामक टिप्पणी के आरोप में उन पर केस दर्ज किया गया है। स्वामी प्रसाद पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगा है। आईटी एक्ट के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़ गए। पंकज, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इन्होंने 11 तारीख को स्वामी प्रसाद मौर्य ने करीब शाम में सोशल मीडिया पर यानी जो एक्स पर एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि ये सीएए का जो कानून है सिर्फ जो घुमंतू जातियां, आदिवासी जनजाति, एससी समाज के लोग हैं उनकी नागरिकता छीन जाएगी। और जैसा यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा था कि सोशल मीडिया पर कंट्रोल रूम नजर रखेगी और जो भी इस तरीके के भ्रामक पोस्ट आएंगे उन पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आईटी एक्ट के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पोस्ट किया था उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है कि वो इस तरीके से अफवाह फैला रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज कर लिया गया है सीएए पर भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में। और इस बीच आपको बता दें, राज्यसभा की मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने शपथ ली है। राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति ने संसद भवन में शपथ ली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की शपथ सुधा मूर्ति को दिलाई। सुधा मूर्ति तो एक देश एक चुनाव की कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक देश एक चुनाव पर बड़ी जानकारी आपके सामने रख दें कि सरकार गिरी तो बचे कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। ये सिफारिश कमेटी की। अगर 1 साल बाकी तो नई सरकार 1 साल तक होगी।